वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह शर्म उल शेख में तारीखी गजा अमन मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचा हूं, जो कि मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की जानिब एक अहम कदम है। एक्स पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि मिस्री सदर अल-सीसी और अमरीकी सदर ट्रंप जो इस अमन सरबराही इजलास के शरीक मेजबान हैं, उनका मशगूल हूँ। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के बगैर हम ये तारीखी लम्हा ना देख पाते। उन्होंने लिखा कि सदर ट्रंप की खुसूसी तवज्जो और जुस्तजू की बदौलत ही गजा में जारी कत्ल व गारत को रोकना मुमकिन हुआ। आज की तकरीब नस्ल कुशी के एक बाब के अख्ताम की निशानदही करती है। आलमी बरादरी को यकीनी बनाना चाहिए कि कहीं भी ऐसा दोबारा ना हो। उन्होंने ये भी लिखा कि बहादुर फ़लस्तीनी अवाम 1967 से पहले की सरहदों के साथ एक आज़ाद फ़लस्तीन में रहने का पूरा हक रखते हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म उल शेख में 20 मुल्की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं, जिसकी सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल अल-फातह अल-सीसी करेंगे। गज़म मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने 20 इजरायली अरगमालियों को रिहा कर दिया, जबकि इसराइल की जानिब से 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में लाई जा रही है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हमास ने आज मरहलावार तमाम 20 इजरायली अरगमालियों को रिहा कर दिया। पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 अरगमालियों को रिहा किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास आज 28 अरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सपुर्द करेगा, जबकि 1700 फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार होकर गजा और मगरबी किनारे के लिए रवाना हो रहे हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को जनूबी गजा के अल नसर अस्पताल में लाया जाएगा, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जाएगी। और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए वज़ीर आला KP मुंतखब हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कुल अरकान की तादाद 145 है, जिसमें से हुकूमती अरकान की तादाद 93 और अपोजिशन के 52 अरकान हैं। कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए 73 वोट दरकार थे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। वो 2024 के आम इंतखाबात में पहली बार जिला खैबर से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। सुहेल आफरीदी काफी अरसे तक इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन KP के सदर रहे। सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर की हुकूमत में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहे थे। ताहम सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सुहेल आफरीदी को वजीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया। सुहेल आफरीदी PTI की मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला KP के मुंतखब हो गए। कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद सुहेल आफरीदी ने KP के असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं बानी PTI का मशकूर हूँ कि उन्होंने गदना से वर्कर को, जिसका ना भाई ना बाप ना ही चचा सियासत में है, उसे इस ओहदे के लिए मुंतखब किया। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। सुहेल आफरीदी ने भी कहा कि अवाम की बदौलत रियासत कायम रहती है और इस अवाम ने 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ PTI को वोट दिया। बदकिस्मती से 8 फरवरी को धांधली की गई। लंदन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा में PTI को ख़त्म करने का मनसूबा भी बनाया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि यहाँ दोबारा दहशतगर्दी लाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया डायलॉग की जानिब जा रही है। लीडर की जानिब से जो भी हिदायत आए पहले की तरह फ्रंट से लीड करूंगा। आपको मालूम है कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं। उन्होंने दावा किया कि कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि बानी की जेल तब्दीली की जा रही है। ऐलान करता हूं, बानी के बगैर मशावरत जेल तब्दील किया गया तो पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। बदकिस्मती से यस बॉस न कहने के बाद लंदन प्लान के मुताबिक मेरे लीडर की जमहूरी हुकूमत को गिरा दिया गया था। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी PTI ने जिस रोज कहा उसी रोज अपने लीडर की हिदायत पर अमल करते हुए इस्तीफा दे दिया। जमहूरी अमल का मजाक ना बनाया जाए। जो कुछ होता रहा है उसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 19 माह में जो कुछ किया वो सब रिकॉर्ड पर है। जब हमें हुकूमत मिली तो सिर्फ 18 रोज की तनख्वाह थी। आज सूबाई खजाना में 218 अरब रुपए मौजूद हैं। मुझसे अपोजिशन को गिला होगा कि मैंने उन्हें फंड्स नहीं दिए, लेकिन अवाम खुश हैं क्योंकि मैंने पैसा अवाम पर लगाया। उन्होंने कहा कि बानी PTI हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हम बानी PTI के साथ डटकर खड़े हैं। स्पीकर KP असम्बली ने अपोजिशन लीडर के खिताब के बाद कहा, चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला न बने, लेकिन आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। आइन के मुताबिक चलेंगे।
گورنر کے کے فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کا آج ہونے والا انتخاب غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا جب تک علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی تصور ہوگا، جبکہ اپوزیشن لیڈر نے سہیل آفریدی کو انتخاب کو کل عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے سوال کیا کہ نئے وزیر اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن کون جاری کرے گا؟ علی امین گنڈاپور کے استعفے سے مطمئن نہیں ہوں اور اطمینان میرا آئینی حق ہے، علی امین پرسوں بدھ کو میرے پاس آ جائیں، انہیں چائے بھی پلاؤں گا اور استعفیٰ بھی منظور ہو جائے گا۔ اس سے قبل گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے استعفے پر اعتراض عائد کرتے ہوئے کہا کہ میرے آفس کو آپ کے استعفوں کی 2 کاپیاں موصول ہوئیں، آپ کے استعفوں کی کاپیوں پر کیے گئے دستخط ایک جیسے نہیں۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کل وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف عدالت جائے گی، ہم تو کل تک سمجھ رہے تھے کہ استعفیٰ منظور ہوا اس لیے امیدواروں نے کاغذات جمع کروائیں۔ ڈاکٹر عباد اللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے، ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ استعفیٰ منظور ہو گیا اس لیے امیدوار لائیں۔ اب بات کریں وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ 50 سال سے ہماری سرزمین پر بیٹھے افغان مہاجرین کو وطن واپس جانا ہوگا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں اپنی معیشت کو افغان مہاجرین کے قبضے سے چھڑانا ہوگا۔ تنوعوں سے لے کر ٹرانسپورٹ، ٹھیکیداروں، ڈمپر مافیا اور تعمیراتی شعبہ ہماری معیشت کی بنیاد ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دنیا میں جیسے سرحدیں ہوتی ہیں، پاک افغان سرحد ایسے ہی ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی منہ اٹھا کر اپنی مرضی سے سرحد عبور نہ کر سکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاک افغان سرحد پر افغان فورسز کی شرانگیزی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہمیں ڈیفائن تعلقات کے فیز میں آنا ہوگا، چاہتے ہیں ان کی اور ہماری طرف سے سرحدوں کا احترام ہو۔ اگر سرحدوں کا احترام نہ کیا گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر ہمیں بھی دراندازی کا منہ توڑ جواب دینا پڑے گا۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ افغانستان کو متعدد بار بتایا گیا لیکن کوئی مؤثر اقدام نہ ہوا، افغانستان میں دراندازی روکنے کی ضمانت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کا سہ فریقی تعاون ایک منفرد اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جو صرف حکومتوں کے درمیان نہیں بلکہ عوام کی خواہشات اور پارلیمان کی آواز کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے زیر اہتمام پاکستان، ترکی، آذربائیجان کی سہ فریقی اسپیکرز کانفرنس کا افتتاحی اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کی۔ اس موقع پر ترکیہ کی گرینڈ نیشنل اسمبلی اور آذربائیجان کی ملی مجلس کے اسپیکرز نے بھی شرکت کی۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ترکیہ اور آذربائیجان کے ہم منصبوں کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا، ان کی شرکت کو پاکستان کے لیے باعث مسرت اور فخر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سہ فریقی برادرانہ کانفرنس کا موضوع تعلقات کا استحکام، علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے پارلیمانی تعاون کا فروغ ہے۔ یہ کانفرنس تینوں ممالک کے درمیان دوستی، اخوت اور علاقائی تعاون کے نئے باب کا آغاز ہے۔ کہا کہ سہ فریقی شراکت حکومتوں کی نہیں، عوام کے دلوں کی ترجمانی ہے۔ تینوں ممالک کی دوستی، اعتماد، محبت اور اخوت پر مبنی ہے۔ ایاز صادق نے اس موقع پر ترکی اور آذربائیجان کے پارلیمانی وفود کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے جہاں سے دہشت گردی ہوگی اس کمی گاہ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ افغانستان میں جس جگہ دہشت گرد ٹریننگ اور اسلحہ حاصل کرتے تھے ان کمی گاہوں کو اب تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اب وہاں سے کوئی کارروائی کرنے کے لیے ٹریننگ حاصل نہیں کر سکیں گے اور نہ پاکستان میں داخل ہو سکیں گے۔ تاہم اگر کوئی کمی کا بچ گئی ہوگی تو اسے بھی تلاش کر کے تباہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور افواج نے فیصلہ کیا ہے جہاں سے دہشت گردی ہوگی اس کمی گاہ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ افغانستان کو بار بار وارننگ دی گئی اور آخری وارننگ 3 ہفتے قبل بدنو حملے کے بعد دی گئی تھی۔ کہا گیا کہ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگر دراندازی ہوئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور پھر انہوں نے حرکت کی تو اس کا جواب بھرپور دیا گیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے مگر اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مزید کسی اشتعال انگیزی کا بھرپور دو ٹوک جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو افغان طالبان، فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی بلا جواز جارحیت پر گہری تشویش ہے۔ افغان سرحد پر طالبان کی جانب سے حملے خطے کے امن و استحکام کے منافی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے اپنے دفاع کے حق کے تحت مؤثر جوابی
जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्दों के ठिकाने, असलहा, साजो सामान तबाह किए गए। कार्रवाई के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, गैर फौजी नुकसानात से बचाव के तमाम इक़दामात किए गए। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है, मगर अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। मज़ीद किसी भी इश्तिहार अंगेज़ी का भरपूर दो टोक जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारत में मौजूद अफ़गान नेगरा वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद करते हुए कहा कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्दी की आज़ादाना सरगर्मियों का सबूत है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, तालिबान हुकूमत वादे पूरे करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सुना है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से इजराइल जाते हुए एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले को वापस आकर देखना होगा। वो जंगें ख़त्म करने में माहिर हैं और इस बार भी एक और कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और भारत की जंग भी टैरिफ की मदद से रोकी थी। ट्रंप ने कहा कि ये उनके लिए एजाज़ की बात है कि उन्होंने लाखों जानें बचाईं। ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में नोबेल इनाम का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मकसद इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाना है। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की ढटाई अभी बरकरार है। जंग बंदी के बावजूद नेतन्याहू ने बयान दिया कि गज़ा में फ़ौजी कार्रवाई अभी ख़त्म नहीं हुई। इस्राएली वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल को अभी बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। दावा किया कि हमारे कुछ दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़म होकर हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इजरायली फ़ौज ने जहां भी लड़ाई की उसमें कामयाबी हासिल की। कहा कि हालिया कामयाबियों के बाद इसराइल के लिए नए मौक़े भी पैदा हुए हैं और अगर कौम मुत्तहिद होकर काम करे तो वो चैलेंजेस पर काबू पा सकती है। वफाकी वज़ारत दाखिला ने मुल्क में मुकीम POR कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों के मुस्तकबिल के हवाले से अहम पॉलिसी फैसलों के लिए आज आला सतह इजलास तलब कर लिया है। वज़ारत दाखिला के इस हंगामी इजलास में 13 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन की कानूनी हैसियत, क़याम या वापसी के मुतालिक हतमी हिकमत अमली तय किए जाने का इम्कान है। वज़ारत दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल की ज़ेर सदारत मुनक़िद होने वाले इस इजलास में नादरा चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, IGs, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम, DGFIA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और हसास इदारों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। ज़राए का बताना है कि इजलास में POR कार्ड होल्डर्स अफगान बाशिंदों की कानूनी हैसियत का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ये कार्ड अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में कानूनी तौर पर बगैर वीज़ा क़याम की इजाज़त देता है और एक तवील मुद्दत से ये अफराद मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 13 लाख अफराद POR कार्ड्स के हामिल हैं, जबकि सितंबर 2023 से अब तक 10 लाख अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर्ची या सिफारिश से नहीं बल्कि मुबैना तौर पर दो ख़वातीन की लड़ाई के नतीजे में वज़ीर आला बने हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने सियासी और इंतज़ामी मामलात पर मुतादिद सख्त बयानात दिए। अज़मा बुखारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी हुकूमत में सियासी कुर्बानी दी और दो ख़वातीन की चपकलिश में फंसकर वज़ारत आला से हाथ धो बैठे। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि सुहेल आफरीदी ने असम्बली में भड़के लगाई और दावा किया कि वो अपने जोर बाजू पर वज़ीर आला बने हैं, हालांकि उनका कोई सियासी पस मंज़र नहीं और वो न किसी कुश्ती का मुकाबला जीत कर आए हैं और ना ही सियासी जिद्दोजहद के जरिए इस मकाम तक पहुँचे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वज़ीर आला के इंतखाब पर सवालात उठाते हुए कहा कि जब तक अली अमीन गंडापुर को डी नोटिफाई नहीं किया जाता उस वक्त तक वज़ीर आला का इंतखाब आईनी तौर पर मशकूक है। उनका कहना था कि ये मोम की नाक नहीं कि उधर से उधर मोड़ ली जाए। अज़मा बुखारी ने कहा मौजूदा सियासी सूरत हाल में सिर्फ बयानात से कुछ हासिल नहीं होगा, हकीकी तरक्की के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। उन्होंने दावा किया कि पंजाब हुकूमत अवामी फलाह के लिए सरगर्म है और सैलाब मुतासरीन के लिए अदायगियों का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि लाइव स्टॉक कार्ड जैसा मनसूबा पंजाब हुकूमत की अवामी खिदमत का अमली नमूना है और हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। वज़ीर इत्तलात ने अफगानिस्तान की जानिब से मुबैना दरअंदाजी पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। मज़हबी जमात के एहतजाज के बाद रावलपिंडी में 4 रोज़ से बंद तालीमी इदारे बिलाखिर खुल गए और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बंद की गई तमाम राब्ता सड़कों को भी खोल दिया गया, जिसके बाद मरी रोड और दीगर रास्तों पर ट्रैफिक रवा दबा है। दूसरी जानब रावलपिंडी मरी रोड पर दुकानें, तिजारती मराकज़ भी खुल गए, ताहम मरी रोड से
फैज़ आबाद जाने वाला रास्ता और रावलपिंडी और इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस में बंद है, जबकि उधर IGP रोड और डबल रोड एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई, जबकि रावलपिंडी से डबल रोड 9th एवेन्यू रास्ता खोल दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन और डेटा सर्विसेज भी बहाल कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। क्लिफ्टन गिरजी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि पोलियो अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद है और इसके मुकम्मल खात्मे के लिए मरबूत कोशिशें जारी हैं। मुराद अली शाह ने कहा मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम आज से 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 1 करोड़ 14 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम में 80,000 वर्कर्स और 21,000 सिक्योरिटी अहलकार शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि जो वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार करते हैं उन्हें कायल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि इंसदादे पोलियो मुहिम की निगरानी के लिए वज़ीर आला हाउस में एक खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है, जहां रोजाना रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। हर टीम अपनी यूनियन काउंसिल की रिपोर्ट वज़ीर आला हाउस तक पहुंचाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी बेटी को कतरे पिलाकर किया था और ये मिशन आज भी उसी जज्बे से जारी है। इससे कबल उन्होंने KMC गिजरी मैटरनिटी होम का दौरा किया और इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह 2 नौमौलूद बच्चों को कतरे पिलाकर किया। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर सेहत, चीफ सेक्रेटरीज, IG पुलिस, कमिश्नर कराची, आलमी इदारों के नुमाइंदे और दीगर आला हुकाम शरीक थे। मुराद अली शाह ने बताया कि रवां साल सूबे में पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कराची समेत कई अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। पोलियो वैक्सीन के साथ बच्चों को विटामिन A सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने उलमा, असातिज़ा, मीडिया और वालिदैन से ताउन की अपील करते हुए कहा पोलियो का खात्मा हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है और हर बच्चा सेहतमंद मुस्तकबिल का हकदार है। और शहर कराची में पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जो है एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की हिदायत पर 13 से 19 अक्टूबर 2025 तक शहर भर में जामे सिक्योरिटी प्लान नाफिज किया जाएगा। पोलियो टीम और वर्कर्स की मुकम्मल हिफाजत के लिए मजमूई तौर पर 7,613 पुलिस एहलकार अफसरान तैनात होंगे, जिनमें जोन ईस्ट से 2,527 और वेस्ट से 2,732 और जोन साउथ से 2,354 एहलकार शामिल है। एडिशनल IG ने जोनल अफसरान को हिदायत की है कि वो सिक्योरिटी इंतजाम की बराह रास्त निगरानी करें ताकि मुहिम के दौरान अमन व अमान बरकरार रहे, किसी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम हो सके। नाज़रीन, कराची में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स और पानी चोरी के खिलाफ सिंध रेंजर्स और वाटर बोर्ड ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पानी चोरी में मुलव्वस बड़े नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक नाज़िमाबाद बंगश होटल और साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगे के करीब ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान 4 और 6 इंच कोतर के मजमूई तौर पर 7 गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस मुनक़ता किए गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाटर माफिया रोजाना तकरीबन 34 लाख गैलन पानी चोरी कर रही थी, जिससे वाटर बोर्ड को यौमिया तकरीबन 18,70,000 रुपए का नुकसान हो रहा था। इस मुनज़्ज़म पानी चोरी के बायस शहरियों को पानी की शदीद किल्लत का सामना था। हुकाम का कहना है कि कार्रवाई के दौरान मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कानूनी कार्रवाई जारी है। सिंध रेंजर्स ने ऐलान किया कि ये ऑपरेशन पानी चोरी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। कराची का पानी कराची की आवाम तक पहुंचाने का वादा पूरा किया जाएगा। वाटर बोर्ड का भी कहना है कि शहर में पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए तमाम गैर कानूनी ज़राए का खात्मा नागुज़ीर है और इस मकसद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रहेगा। और बरतानिया के पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि तग़य्युराती मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए बैनुल-अक़वामी माहौलियाती मालकारी पाकिस्तान का हक है। तूफ़ानी बारिश, तबाहकुन सैलाब, गर्मी की शदीद लहर, पिघलते ग्लेशियर से बचाव के लिए इक़दाम इंतहाई ज़रूरी हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे राइटर्स में शाये अपने मज़बूर में डॉक्टर फैसल ने लिखा कि पाकिस्तान के तबाहकुन सैलाब ज़ाहिर करते हैं कि हमें मुनासिब और मौसर मौसमियाती मालियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब आया, दुनिया ने कनाडा और यूनान की झुलसा देने वाली गर्मी का भी मुशाहिदा किया। आलमी आब व हवा के बहरान की बढ़ती हुई अलामत ज़िम्मेदारों को गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर कर रही है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने यह भी लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता 20 साल के मुकाबले में आब व हवा से मुतालिक आफ़ात तकरीबन 2 गुना हो गई हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती तब्दीली के असरात का खमियाजा भुगत रहे हैं। ये असरात फ़ौरी तवज्जो तलब और आलमी ज़रूरत की निशानदही करते हैं। राइटर्स में शाये मज़बूर में डॉक्टर फैसल
مرسل دنیا کو بتایا کہ دنیا بھر میں باہمی تعاون کے ساتھ سرمایہ کاری فراہم کرنے کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ ایک بنیادی اصلاحات ہے، جبکہ پاکستان میں حالیہ سیلاب نے ایک انسانی تباہی کو جنم دیا۔ جون سے اب تک 1000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور اس مدت میں سیلاب سے اموات گزشتہ سال کے مقابلے 3 گنا اور 2022 کے تباہ کن سیلاب سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس چھوٹ کی حکومتی تجویز مسترد کر دی ہیں، جبکہ حکومت $6 ارب ریفائنری اپ گریڈ منصوبے کی پالیسی میں ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ سے متعلق حکومتی تجویز مسترد ہونے کے بعد مقامی ریفائنریوں کے $6 ارب کے اپ گریڈیشن منصوبہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ حکومت اب براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی 2023 پر نظر ثانی کی تیاری کر رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد رکے ہوئے اپ گریڈ منصوبوں کو بحال کرنا اور پاکستان کے ریفائننگ سیکٹر کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ وزارت توانائی کے اعلیٰ عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن اس وقت ایک نظر ثانی شدہ پالیسی اسمبلی کا مسودہ تیار کرنے کے عمل میں ہے، جسے منظوری کے لیے جلد ہی کابینہ کمیٹی برائے توانائی میں پیش کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان آرمی کی ٹیم نے برطانیہ کی بین الاقوامی مشق کیمبرین پیٹرول 2025 میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ISPR کے مطابق مشق کیمبرین پیٹرول 3 سے 13 اکتوبر 2025 تک ویلز برطانیہ میں منعقد ہوئی۔ ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول نے 66ویں سال میں بھی اپنے پیشہ ورانہ معیار کو برقرار رکھا۔ ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول 2025 میں 36 ممالک کی 137 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاکستان آرمی ٹیم کی قیادت کیپٹن محمد سعد نے کی۔ پاکستانی ٹیم نے غیر معمولی کارکردگی کی بنیاد پر میڈل جیتا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق گولڈ میڈل حاصل کرنا پوری قوم اور پاک فوج کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ پاک فوج اپنی اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے حوالے سے جانی جاتی ہیں۔ پاک فوج نے ملک کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا اور آئندہ بھی رکھے گی۔ واضح رہے کہ کیمبرین پیٹرول ایکسرسائز دنیا کی مشکل ترین فوجی مشقوں میں سے ایک مشق شمار ہوتی ہے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف 331 رنز کا ہدف حاصل کر کے نیا ریکارڈ بنا دیا۔ وشاکھا میں کھیلے گئے میچ میں بھارتی اوپنر سمرتی مندھانا اور پرتی کراول نے 155 رنز کا شاندار آغاز فراہم کیا۔ سمرتی نے 80 بنائے اور راتکا نے 75 رنز کی اننگ کھیلی۔ پھر ہرلین دیول نے 38 اور جمائما روڈریگز نے 33 اور رچا گھوش نے 32 رنز بنائے۔ بھارتی ٹیم 49ویں اوور میں 330 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جبکہ آسٹریلیا کی جانب سے انابیل سندرلینڈ نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ 331 رنز کے تعاقب میں آسٹریلوی اوپنر نے کپتان ایلسا ہیلی کے ساتھ 85 رنز کی بنیاد رکھی۔ لیش فیلڈ 40 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پھر ایلسا پیری آئی، لیکن اسکور 156 ہوا تو وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہو کر گراؤنڈ سے باہر چلی گئیں اور بیت مونیچار اور انابیل صفر پر پویلین لوٹ گئے۔ اس موقع پر ایشلے گارڈنر نے کپتان کے ساتھ مل کر اسکور 265 تک پہنچا دیا۔ اس دوران ایلسا ہیلی نے سینچری مکمل کی، وہ 107 گیندوں پر 142 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ان کے بعد مزید 2 وکٹیں گری تو ایلسا پیری دوبارہ میدان میں آئی اور 47 رنز کی قابل شکست اننگ کھیل کر آسٹریلیا کو 3 وکٹ سے تاریخی فتح دلائی۔ آسٹریلیا نے 331 رنز کا ہدف 1 اوور پہلے حاصل کر لیا۔ آسٹریلوی ٹیم نے 331 رنز کے ہدف کا کامیابی سے تعاقب کر کے ویمن ون ڈے کرکٹ کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ یہ ویمن ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں سب سے بڑے ہدف کا کامیاب تعاقب ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔